हेलो दोस्तों, सारणीबद्ध सामान्य अध्ययन की दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। और पिछली क्लास में हम लोगों ने प्राचीन इतिहास का विभाजन, पाषाण काल का विभाजन और जो भी पाषाण कालीन स्थल थे उनका अध्ययन कर लिया था। और आज की क्लास में हम लोग ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों की जो सारणी है उसके विषय में अध्ययन करेंगे और यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों की बात करें तो पाषाण काल के बाद ताम्र मतलब कि जब तांबे का प्रयोग होना स्टार्ट हुआ तो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति का उद्भव हुआ। ठीक है, अब इस टेबल में क्या है, एक तरफ संस्कृति है, फिर वो कहां पर अवस्थित थी और उस संस्कृति से संबंधित प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, इसके संदर्भ में खूब क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं। तो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां चार थीं। पहले तो इनको थोड़ा सा देख लीजिए। पहली बनास या फिर अहाड़ संस्कृति, दूसरी कायथा संस्कृति, तीसरी मालवा संस्कृति और चौथी जोरवे संस्कृति। अब इनको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए क्योंकि सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस काल की संस्कृति से संबंधित हैं या फिर ये संस्कृतियां किस काल से संबंधित हैं। तो आप बताएंगे ताम्र पाषाण काल। ठीक है, अब अगर हम लोग बनास या फिर अहाड़ संस्कृति की बात करें तो इसकी अवस्थिति कहां पर थी, राजस्थान में। ठीक है, और बनास संस्कृति के अगर हम लोग प्रमुख स्थलों की बात करें तो इसके प्रमुख स्थल देखो कौन कौन से थे, अहाड़, बालाथल और गिलुंद। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मिलान के लिए भी पूछा जाता है। एक तरफ आपको क्या दे देगा, संस्कृति दे देगा और फिर स्थल दे देगा और फिर आपको मिलाना होगा कि कौन सी संस्कृति से कौन सा स्थल संबंधित है। तो बहुत ध्यान से देखिए, दूसरी जो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है वो आपकी है मध्य प्रदेश, कायथा संस्कृति, जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, और कायथा संस्कृति के प्रमुख स्थल की अगर हम लोग बात करें तो ये है कायथा और एरड़। ठीक है, तीसरी जो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है वो है मालवा संस्कृति और ये कहां पर है, ये भी मध्य प्रदेश में स्थित थी। मालवा संस्कृति के प्रमुख स्थल की बात करें तो कायथा है, एरड़ है और नवदा टोली है। ठीक है, अब कायथा और एरड़ देखो इसमें भी आ रहे हैं और कायथा और एरड़ इसमें भी आ रहे हैं। तो ध्यान रखना कि ये दोनों जो कायथा और एरड़ हैं वो कायथा संस्कृति में भी हैं और मालवा संस्कृति में भी हैं। बाद बाकी मालवा संस्कृति में नवदा टोली की बात करें तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, जोरवे संस्कृति की बात करें, बहुत बार पूछा गया है, तो ये कहां पर अवस्थित थी, ये थी महाराष्ट्र में अवस्थित। और इसके प्रमुख स्थल की अगर हम लोग बात करें तो जोरवे, नेवासा, दैमाबाद और इनाम गांव। इनाम गांव के संदर्भ में खूब क्वेश्चन पूछा गया है कि ये ये जो स्थल है किस संस्कृति से संबंधित है, तो ताम्रपाषाण कालीन या फिर जोरवे संस्कृति। ठीक है, तो ये बात हो गई ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों की अवस्थिति और उनके प्रमुख स्थल। ठीक है, अब अगली जो टेबल आपके सामने है वो है हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा हड़प्पा सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता का जो पहला खोजा गया स्थल था वो हड़प्पा ही था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो यहाँ इस टेबल में हम लोग बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं। जैसे कि अगर आप हड़प्पा सभ्यता की थोड़ी सी अवस्थिति को देखें तो जो भारत का जो उत्तर पश्चिमी वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कहीं पर ये हड़प्पा जो सभ्यता थी ये
फैली हुई थी। और हड़प्पा सभ्यता 3 देशों में थी, एक तो अपना देश हो गया भारत, दूसरा हो गया पाकिस्तान, और तीसरा हो गया आपका अफगानिस्तान। क्योंकि ये क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल कितने देशों में पाए जाते हैं या फिर किन किन देशों में पाए जाते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता भारत के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर फैली हुई थी, और वर्तमान में जो इसके स्थल हैं वो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। ठीक है। अब अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता की सीमाओं की बात करें, सीमाओं से मतलब है यहाँ पर कि इसका सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा था, बिंदु से मतलब है इसका सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था, सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था, सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा था, या फिर सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे उत्तरी सीमा की बात करें, या फिर ये कहें कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे उत्तरी स्थल था वो मांडा था। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की सबसे दक्षिणी सीमा की बात करें तो ये कहाँ पर था? ये था दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की सबसे पश्चिमी सीमा की बात करें या फिर सबसे पश्चिमी स्थल की बात करें तो ये था सुतका गैंडोर, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा या फिर इसके सबसे पूर्वी स्थल की बात करें तो ये है आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में अवस्थित है। तो हड़प्पा सभ्यताओं की सीमाओं से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए। उत्तरी सीमा कहाँ पर हो गई आपकी? यहाँ पर जम्मू कश्मीर में मांडा। दक्षिणी सीमा कहाँ पर हो गई? इधर की तरफ, कहाँ? दैमाबाद, महाराष्ट्र। पश्चिमी सीमा की बात करें तो यहाँ पर कहीं होगा पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में, जो कि है सुतका गैंडोर। और पूर्वी सीमा की बात करें तो ये है उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर? आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर कहाँ पर है? मेरठ के पास में। ठीक है। चलिए, तो ये टेबल समझ में आ गई होगी। अब देखो अगली टेबल आपके सामने क्या है? अगली टेबल है हड़प्पाई स्थल, और इस टेबल में हम लोग हड़प्पाई स्थलों की अवस्थिति के बारे में देखेंगे। अवस्थिति के बारे में देखेंगे, किस नदी के किनारे स्थित है, और उस स्थल के उत्खननकर्ता, यानी कि उत्खननकर्ता से मतलब होता है कि जिस व्यक्ति ने वहां पर खुदाई करवाई है। तो बार बार खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने देखा होगा कि कौन सा हड़प्पा स्थल कहाँ पर अवस्थित है, किस राज्य में है, किस नदी के किनारे है, या फिर किस व्यक्ति ने इस स्थल की खुदाई करवाई थी। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो पहला स्थल है आपका हड़प्पा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हड़प्पा सभ्यता इसका नाम इसलिए ही पड़ा क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा से ही इस सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, या फिर सबसे पहले जो खुदाई किए जाने वाला स्थल था वो हड़प्पा था। तो हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। किसके किनारे? रावी नदी के किनारे। और इसके उत्खननकर्ता या फिर जिस व्यक्ति ने यहाँ पर खुदाई करवाई थी वो थे दयाराम साहनी। और ध्यान रखना, डेट भी 1921 में यहाँ पर खुदाई सर्वप्रथम करवाई गई थी, और यहाँ के साक्ष्यों से ही पता चला था कि इस पूरे क्षेत्र में कोई एक प्राचीन सभ्यता है जो कि एक नगरीय सभ्यता थी और बहुत विकसित सभ्यता थी, चाहे उद्योग की दृष्टि से हो, चाहे फिर आप यहाँ पर स्थापत्य की दृष्टि से देख लें। जो सड़कें थी आप देखेंगे 90 डिग्री पर काटती थी, उच्च क्वालिटी की नाली की वहाँ पर, यानी कि जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसकी व्यवस्था थी, और बहुत सी चीज़ें थी। उद्योग बहुत अच्छा मतलब समृद्ध क्या बोलते हैं, समृद्ध तरीके से होता था। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला जो हड़प्पाई स्थल है वो है मोहनजोदड़ो या फिर मोहेंजोदड़ो इसको बोलते हैं, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे। इसकी खुदाई किसने करवाई थी? तो करवाई थी राखाल दास बनर्जी ने। ठीक है।
अगला जो हड़प्पाई स्थल है वो है चहुंदड़ो, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है। ये भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई किसने करवाई थी? J.H. मैके ने, बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला जो हड़प्पाई स्थल है लोथल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहां पर है? ये गुजरात में था, अहमदाबाद में। और किस नदी के किनारे था? भोगवा नदी के किनारे। 50 बार पूछा जा चुका है कि लोथल किस नदी के किनारे था, तो ये था भोगवा नदी के किनारे। इसकी खुदाई किसने करवाई थी? रंगनाथ राव ने। ठीक है। उसके बाद अगला जो स्थल है वो है कालीबंगा, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। और ये किस नदी के किनारे है? ये है घग्गर नदी के किनारे। और इसकी खुदाई दो लोगों ने करवाई थी, बीवी लाल और बी के थापर ने। ठीक है। बाद बाकी कालीबंगा का जो अर्थ होता है वो होता है काली चूड़ियां। ये क्वेश्चन भी खूब पूछा गया है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ये है काली चूड़ियां। अगला हड़प्पाई स्थल जो है वो है राखीगढ़ी, जो कि कहाँ पर है? हरियाणा में, हरियाणा के हिसार में। ये भी घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। और इसकी खुदाई कह लें या फिर खोज कह लें, किसने की थी? सूरज भान ने। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला है देखो बनावली, ये कहाँ पर है? ये हरियाणा के फतेहाबाद में है। किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी वर्तमान में एक विलुप्त नदी है। ठीक है, बहुत पहले ये बहती रही होगी, लेकिन वर्तमान में ये विलुप्त हो चुकी है। तो इसी विलुप्त नदी सरस्वती के किनारे हड़प्पाई स्थल बनावली था। ठीक है, बनावली की खुदाई किसने करवाई थी? R.S. बिष्ट ने। ठीक है। अगला जो स्थल है वो है बालू। बालू कहाँ पर है? हरियाणा में। ठीक है, ये किसी नदी के किनारे नहीं था। और इसकी जो खोज है वो भी कोई बहुत आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है कि किसने खुदाई वगैरह इसकी करवाई थी। बस इतना समझ लीजिए कि बालू हड़प्पाई स्थल हरियाणा में है। अगला है धौलावीरा, ये गुजरात के कच्छ जिले में है और ये किसी नदी के किनारे नहीं है। और इसकी खुदाई देखो किसने करवाई थी? R.S. बिष्ट ने। R.S. बिष्ट ने बनावली की भी खुदाई करवाई थी, तो ध्यान रखना R.S. बिष्ट बनावली की भी खुदाई करवाई थी और इन्होंने धौलावीरा की भी खुदाई करवाई थी। उसके बाद देखो रोपड़। रोपड़ कहाँ पर है? ये है पंजाब में। और रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है सतलज नदी के किनारे। और इसकी खुदाई देखो किसने करवाई थी? ये करवाई थी यज्ञदत्त शर्मा ने। उसके बाद देखो अगला जो हड़प्पाई स्थल है वो आपका है दधेरी। और ये कहाँ पर है? ये है पंजाब में। ठीक है। और अगर नदी के किनारे की बात करें तो ये किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है। और इसके उत्खननकर्ता कौन है, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। फिर अगला देखिए रंगपुर, ये कहाँ पर है? ये है गुजरात के सौराष्ट्र में। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है भादर नदी के किनारे। और इसके उत्खननकर्ता कौन है? तो इसके उत्खननकर्ता है S.R. राव। अगला जो स्थल है वो है सुरकोटदा। ये कहाँ पर स्थित है? ये है गुजरात के कच्छ वाले क्षेत्र में। और सुरकोटदा भी विलुप्त नदी सरस्वती के किनारे स्थित था। ठीक है, उत्खननकर्ता कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद देखो देसलपुर। देसलपुर की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये भी गुजरात के कच्छ वाले क्षेत्र में अवस्थित है। और कोई नदी के किनारे नहीं है, ना ही कोई इसका इम्पोर्टेंट उत्खनन करता है। अगला देखो पाडरी, ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है। और ये दोनों चीज़ें यहाँ पर मतलब ये किसी नदी के किनारे भी नहीं है और इसके उत्खननकर्ता भी कोई आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है।
लेकिन ये जो कुछ आप स्थल देख रहे हैं जैसे कि देसलपुर हो गया, दधेरी हो गया, पाडरी, ये यूपीपीसीएस ने 2023 में पूछे थे और सीधा पूछा था, स्थल दे रखे थे और किस राज्य में स्थित हैं। तो ऐसे भी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये जो पाडरी है, देसलपुर है, दधेरी है, इनका अध्ययन हम लोग आमतौर पर हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत नहीं करते हैं। यानी कि हम लोग कुछ प्रमुख स्थलों का अध्ययन कर लेते हैं और ऐसे जो छोटे मोटे स्थल होते हैं इनको नहीं देखते हैं। तो कम से कम इनकी अवस्थिति को याद कर ही लीजिए, ताकि अगर क्वेश्चन फिर से इस तरीके का कोई रिपीट होता है तो आप उसको आसानी से कर पाएं। अगला देखिए, सनौली है। सनौली कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के बागपत में स्थित है और किसी नदी के किनारे नहीं है, ना ही कोई इसका प्रमुख उत्खनन करता है। उसके बाद हुलास, ये भी 2023 में ही पूछा गया था। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में, और ये भी किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है, ना ही कोई प्रमुख उत्खनन करता है। मांडी, मांडी की बात करें तो ये भी कहाँ पर है? ये भी उत्तर प्रदेश में है। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे, और इसका कोई प्रमुख उत्खनन करता नहीं है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, जितने भी उत्तर प्रदेश वाले स्थल हैं, ठीक है, उनको बहुत अच्छी तरीके से देख लेना, क्योंकि उत्तर प्रदेश विशेष में इस तरीके के क्वेश्चन रख दिए जाते हैं। ठीक है, बहुत बार हम सोचते हैं ना कि उत्तर प्रदेश विशेष से तो कुछ पूछा ही नहीं गया, लेकिन इतिहास में उत्तर प्रदेश विशेष से क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से बनाए जाते हैं, जिनका पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अगला देखो, आलमगीरपुर है। ये पहले ही आपको पता चल गया होगा, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में है, क्योंकि आलमगीरपुर पूरे हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल भी है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। किस नदी के किनारे है? तो ये आपका है हिंडन नदी के किनारे, और इसके जो उत्खनन करता है वो कौन है? वो है यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, अगला सुरतगोई है, जो कि कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है, किसी नदी के किनारे नहीं है, ना ही कोई प्रमुख उत्खनन करता है। उसके बाद अगला स्थल देखो, मुंडी काख, ये कहाँ पर है? ये अफगानिस्तान में है और किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है, ना ही कोई प्रमुख उत्खनन करता है। फिर देखो कोट दीजी, कोट दीजी कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, और किस नदी के किनारे है? सिंधु। जहाँ पर सिंध प्रांत की बात होती है वहाँ पर आप हमेशा देखेंगे वो स्थल सिंधु नदी के किनारे स्थित होगा। ठीक है, कोट दीजी के अगर हम लोग उत्खननकर्ता की बात करें तो इसके उत्खननकर्ता थे फजल अहमद खान। ठीक है, अब देखिए एक स्थल और बचा है, सुतका गैंडोर, जो कि कहाँ पर है? पाकिस्तान में, और ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये है दास्क नदी के किनारे। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी, या फिर इसके उत्खननकर्ता कौन थे? ओरेल स्टाइन। अब देखो क्वेश्चन या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा उत्खननकर्ता के संदर्भ में, ठीक है, या फिर सीधा दे देगा खोज किसने की, तो बात एक ही है। ठीक है, जिसने वहां पर खुदाई करवाई या फिर जिसके नेतृत्व में खुदाई हुई, तो सीधा सा मतलब है उसी व्यक्ति ने उस स्थल की खोज की। ठीक है, तो ध्यान रखना ये दोनों एक ही चीजें हैं, कोई अलग अलग चीज नहीं है, चाहे खोज के संदर्भ में पूछ लिया जाए या फिर उत्खननकर्ता के संदर्भ में, बात एक ही है। ठीक है, अब अगली जो टेबल आपके सामने आ रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें क्या है? इसमें जो भी हड़प्पाई स्थल है वहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं या फिर जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनके संदर्भ में बताया गया है। और आप सभी को पता होगा कि पूरे हड़प्पा जो सभ्यता है या फिर जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वहाँ से अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो इन्हीं दो चीज़ों से पूछे जाते हैं। एक तो इन स्थलों की अवस्थिति किस नदी के किनारे है और किसने खोज या फिर कौन उत्खनन करता है। ठीक है, और दूसरा क्या पूछा जाता है? दूसरा ये पूछा जाता है कि उस स्थल से किसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं
या फिर क्या वस्तुएं वहां से प्राप्त हुई हैं। तो इस टेबल में हम लोग यही देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा की। अब बड़ा ध्यान से देखना हड़प्पा से क्या क्या मिला है। एक तो समाधान R37 मिला है, समाधान जिसमें कि मरने के बाद व्यक्तियों को दफन किया जाता है वो चीज, ठीक है। शंख का बना बैल, ठीक है। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा,